हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 109 पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, क्रिटिकली एग्जामिन द एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का विकास कैसे हुआ और इसका समीक्षात्मक एनालिसिस करना है। क्वेश्चन 2, explain the factors responsible for the underdevelopment in Latin American countries according to the dependency theory. इसमें हमें बताना है कि डिपेंडेंसी थियरी के हिसाब से लैटिन अमेरिका के अंडरडेवलपमेंट के क्या कारण है। क्वेश्चन 3, explain the role of political parties in democratic and non-democratic political systems. इस क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है कि पॉलिटिकल पार्टीज का रोल डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में कैसा होता है। क्वेश्चन 4, write short notes on the following. A. One party system. B. Single transferable vote system. इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों टर्म्स को शॉर्ट में डिफाइन और एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 5, explain Hamza Alawi's views on the post-colonial state. इसमें हमें हैमजा अलावी का व्यू पॉइंट बताना है कि पोस्ट कलोनियल स्टेट्स कैसे काम करते हैं। क्वेश्चन 6, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं और डेमोक्रेसी में इनका क्या रोल होता है। क्वेश्चन 7, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरलिज्म इन डीलिंग विद एथनिक डाइवर्सिटी। इसमें हमें बताना है कि एथनिक डाइवर्सिटी से डील करने में प्लूरलिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। A. Democratic process in post-colonial countries. B. Major issues and challenges of decentralization. इस क्वेश्चन में हमें पोस्ट कलोनियल डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डिसेंट्रलाइजेशन के चैलेंजेस को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, क्रिटिकली एग्जामिन द एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच कैसे डेवलप हुआ। आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेन थिंकर्स, की असम्पशंस और क्रिटिसिज्म के बारे में डिटेल में बताना है। साथ ये भी बताना है कि ये थियरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कितनी रेलेवेंट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का मतलब है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम्स का मॉडर्न, डेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स में बदलना। इसका संबंध नेशन बिल्डिंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट से होता है। यह थियरी 1950-60 के दौरान पॉपुलर हुई जब नए इंडिपेंडेंट देशों को समझने की कोशिश की जा रही थी। लुसियन पाई, सैमुअल हंटिंगटन और गैब्रियल आमंड जैसे स्कॉलर्स ने इस अप्रोच को डेवलप किया। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यह अप्रोच 1950-60 में तब आई जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस पाई थी। वेस्टर्न स्कॉलर्स ये समझना चाहते थे कि ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज कैसे मॉडर्न डेमोक्रेसीज बन सकती है। इसका बेस क्लासिकल लिबरलिज्म और डेवलपमेंटलिज्म से आया, जहां रैशनैलिटी, सेकुलरिज्म और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस पे फोकस था। 2. मेन थिंकर्स और उनकी थियरीज। लुसियन पाई, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को ज्यादा डिफरेंशिएशन और सिटीजन पार्टिसिपेशन के रूप में समझा। सैमुअल हंटिंगटन, उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग ना हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद इंस्टेबिलिटी हो सकती है। गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बर, उनका फोकस था डेमोक्रेटिक कल्चर पे। उनकी बुक द सिविक कल्चर में ये बताया गया कि किस तरह की पॉलिटिकल एटीट्यूड्स डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। इन सब ने कंपैरेटिव एनालिसिस यूज किया, वेस्ट और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच कंपैरिजन। 3. पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के मेन फीचर्स। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जैसे कि पार्लियामेंट, कोर्ट्स और ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रांग होना। सेक्युलर और रैशनल गवर्नेंस, रिलीजियस या ट्रेडिशनल पावर से हटकर लीगल रैशनल सिस्टम बनाना। ज्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोगों का एक्टिवली इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज में हिस्सा लेना। डेमोक्रेसी का प्रमोशन, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स और फेयर पॉलिटिक्स का विकास। नेशनल इंटीग्रेशन और स्टेट बिल्डिंग,
एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी और फंक्शनल स्टेट इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट। 4. क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस। यूरोसेंट्रिज्म। इस थियरी में वेस्टर्न मॉडल को यूनिवर्सल माना गया जो सब जगह फिट नहीं होता। पावर डायनामिक्स का इग्नोर करना। डिपेंडेंसी थियरिस्ट्स कहते हैं कि ये थियरी ग्लोबल इनइक्वालिटी या कैपिटलिज्म को कंसिडर नहीं करती। इंस्टीट्यूशंस पे ओवर फोकस। लोकल कल्चर और इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस को इग्नोर किया गया। लिनियर डेवलपमेंट का असम्पशन। हर सोसाइटी को सेम पाथ फॉलो करने की बात की गई जो रियलिस्टिक नहीं है। कंक्लूजन। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझने में बहुत मदद की है, लेकिन इसका वेस्टर्न बियास और लिमिटेड व्यू इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स है। फिर भी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है आगे के थियरीज जैसे पोस्ट कलोनियलिज्म और स्टेट बिल्डिंग के लिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Explain the factors responsible for the underdevelopment in Latin American countries according to the dependency theory. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि डिपेंडेंसी थियरी के अकॉर्डिंग लैटिन अमेरिका के कंट्रीज इतने सालों बाद भी अंडरडेवलप्ड क्यों है। हमें थियरी को डिफाइन करके बताना है कि कैसे इकोनॉमिक और ग्लोबल सिस्टम्स इन कंट्रीज को पीछे रखते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिपेंडेंसी थियरी 1960-70 में डेवलप हुई थी और इसके मेन थिंकर्स दी एंड्री गंडा फ्रैंक और फर्नांडो एनरिके कार्डोसो। ये थियरी यह कहती है कि ग्लोबल कैपिटलिज्म में रिच कंट्रीज पुअर कंट्रीज का फायदा उठाती है। इस थियरी के मुताबिक दुनिया दो पार्ट्स में बांटी है, डेवलप्ड कंट्रीज और पेरिफेरी डेवलपिंग कंट्रीज। लैटिन अमेरिका पेरिफेरी में आता है जहां से रिसोर्सेस निकलते हैं और कोर में जाते हैं। आइए समझते हैं कि इस थियरी के थ्रू लैटिन अमेरिका का अंडरडेवलपमेंट कैसे एक्सप्लेन होता है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और डिपेंडेंसी थियरी का कोर आइडिया। लैटिन अमेरिका हिस्टोरिकली एक कमोडिटी एक्सपोर्टर रहा है जहां से रॉ मटेरियल्स जाते थे और इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड्स आते थे। डिपेंडेंसी थियरिस्ट्स कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर कभी बदला नहीं, आज भी वही अनइक्वल सिस्टम है। लोकल इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड है, पब्लिक की नीड्स के लिए नहीं बनी। एंड्री गंडा फ्रैंक ने इसको डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट बोला। जितना ग्रोथ करते हैं यूटीएनआई डिपेंडेंसी बढ़ती है। 2. अनइक्वल ट्रेड और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। डेवलप्ड कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी और कैपिटल होती है जबकि डेवलपिंग कंट्रीज उन पे डिपेंडेंट होती है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज सस्ते रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं और महंगी इंडस्ट्रियल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इससे ट्रेड डेफिसिट होता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड उनके फेवर में नहीं होती। एग्जाम्पल, चिली का कॉपर एक्सपोर्ट, प्राइसिंग और प्रोडक्शन दोनों पे फॉरेन कंपनीज का कंट्रोल होता है। 3. फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एमएनसी का रोल। डिपेंडेंसी थियरिस्ट्स एफडीआई को नियो कलोनियलिज्म का टूल मानते हैं। फॉरेन कंपनीज प्रॉफिट तो कमाती हैं पर लोकल इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती। लोकल इंडस्ट्रीज compete नहीं कर पाती और वीक हाई रह जाती है। एग्जाम्पल, ब्राजील और अर्जेंटीना में ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर्स फॉरेन कंपनीज के हाथ में है जहां लोकल लिंकेजेस कम है। 4. पॉलिटिकल और सोशल असर। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी से पॉलिटिकल कंट्रोल भी आ जाता है, जैसे फॉरेन एड डेट के थ्रू पॉलिसीज को कंट्रोल करना। लोकल एलीट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर सिस्टम को चेंज नहीं होने देते। रिजल्ट ये होता है कि डेवलपमेंट इंक्लूसिव नहीं होती, गरीबी, इनइक्वालिटी और अनरेस्ट बढ़ता है। कंक्लूजन। डिपेंडेंसी थियरी ये बताती है कि कैसे लैटिन अमेरिका की ग्लोबल सिस्टम में हिस्टोरिकल पोजीशन उसके अंडर डेवलपमेंट का कारण बनी। इस थियरी से हमें ये समझने को मिलता है कि बाहरी इकोनॉमिक रिलेशंस भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने इंटरनल प्रॉब्लम्स। अगर लैटिन अमेरिका को आगे बढ़ना है तो उसे अपना ग्लोबल इंटीग्रेशन मॉडल बदलना होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Explain the role of political parties in democratic and non-democratic political systems. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में क्या रोल प्ले करती है। हमें दोनों सिस्टम्स का कंपैरिजन करते हुए बताना है कि पार्टीज कैसे फंक्शन करती है, उनका इम्पैक्ट क्या होता है और गवर्नेंस में उनकी क्या भूमिका होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होती है जो इलेक्शंस में हिस्सेदारी लेती है, पावर पाने की कोशिश करती है
और पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में पार्टीज लोगों की आवाज उठाती है, गवर्नमेंट बनाती है और अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करती है। वही नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में पार्टीज सिर्फ पावर को कंट्रोल करने का जरिया बन जाती है। इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। मेन बॉडी। 1. डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल। रिप्रेजेंटेशन और इलेक्टरल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के अलग अलग विचारों और इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। लोग वोट करके अपनी पसंद की पार्टी को चुन सकते हैं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में मेजॉरिटी पार्टी या कोalition गवर्नमेंट बनाती है। जैसे यूके में जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है वही सरकार बनाता है। अकाउंटेबिलिटी और ऑपोजिशन का रोल। ऑपोजिशन पार्टीज रूलिंग पार्टी को चेक करती है। डिबेट्स, क्वेश्चंस और क्रिटिसिज्म के जरिए वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है। यूएस कांग्रेस और इंडियन पार्लियामेंट इसका अच्छा एग्जाम्पल है। पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस। पार्टीज अपने मैनिफेस्टो के थ्रू पॉलिसीज बनाती और इम्प्लीमेंट करती है। जैसे वेलफेयर पॉलिसीज या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सब पार्टी के आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है। 2. नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल। कंट्रोल का जरिया। ऑथोरिटेरियन रेजीम्स में पार्टीज सिर्फ रूलिंग एलीट को पावर में बनाए रखने के लिए होती है। जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं चलती। ऑपोजिशन का दमन। ऐसे सिस्टम्स में ऑपोजिशन पार्टीज को बैन या सप्रेस कर दिया जाता है। जैसे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक पार्टी है और डिसेंट पनिश किया जाता है। पावर का सेंट्रलाइजेशन। अथॉरिटी सिर्फ एक लीडर या एलीट ग्रुप के पास होती है। पॉलिसी टॉप डाउन होती है, पब्लिक इनपुट नहीं होता। फ्री इलेक्शंस का अभाव। इलेक्शंस अगर होते भी हैं तो फ्री और फेयर नहीं होते। पार्टीज होती तो है लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। 3. तुलनात्मक विश्लेषण, कंपैरेटिव एनालिसिस। डेमोक्रेसी में कंपटीशन होता है, ऑथोरिटेरियनिज्म में नहीं। कंपटीशन से गवर्नेंस बेटर होती है। नॉन डेमोक्रेसी में पावर अब्यूज होने का चांस ज्यादा होता है। सिटीजन पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है डेमोक्रेसी में। लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में एक्टिवली शामिल होते हैं। नॉन डेमोक्रेसीज में ये ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्सेस यूनिफॉर्मिटी। डेमोक्रेसीज में हर तरह के विचार को जगह मिलती है। नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स सिर्फ एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। कंक्लूजन। पॉलिटिकल पार्टीज हर पॉलिटिकल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, लेकिन उनका रोल सिस्टम के टाइप पर डिपेंड करता है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वो लोगों की पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में वो सिर्फ कंट्रोल और डोमिनेंस का जरिया बन जाती है। यह कंपैरिजन बताता है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस पावर और वैल्यूज के हिसाब से अपना रोल बदलते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on the following. A. One party system. B. Single transferable vote system. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दो टॉपिक्स पर छोटी पर अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी है। वन पार्टी सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हमें दोनों को डिफाइन करना है, उनके फीचर्स बताने हैं और अगर हो सके तो एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पार्टी सिस्टम और वोटिंग मेथड समझना बहुत जरूरी होता है। वन पार्टी सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल है जहां सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को पावर में रहने की इजाजत होती है। वहीं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट (STV) एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उस होता है। दोनों कॉन्सेप्ट्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन के अलग पहलू को दिखाते हैं। मेन बॉडी। ए. वन पार्टी सिस्टम। डेफिनेशन और मतलब। वन पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक पार्टी होती है जो सरकार चलाती है और किसी दूसरी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की या कम्पीट करने की इजाजत नहीं होती। ऑपोजिशन या टू बैंड होती है या बहुत लिमिटेड रोल में होती है। की फीचर्स। सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की कमी। डिसेंट या विरोध को दबाया जाता है। इलेक्शंस फॉर्मल होते हैं पर असली कंपटीशन नहीं होती। एग्जाम्पल्स। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करता है बिना किसी रियल ऑपोजिशन के। नॉर्थ कोरिया में वर्कर्स पार्टी का पूरा कंट्रोल है। सोवियत यूनियन भी एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। फायदे। पॉलिसी डिसीजंस फास्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स में कंसिस्टेंसी होती है। नुकसान। पॉलिटिकल चॉइसेस नहीं होते। ऑथोरिटेरियन रूल का खतरा रहता है।
अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है। बी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट (एसटीवी) सिस्टम। डेफिनेशन और मतलब। एसटीवी एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जिसमें वोटर्स कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस ऑर्डर में रैंक करते हैं। कैसे काम करता है? वोटर कैंडिडेट्स को 1, 2, 3 के ऑर्डर में वोट देता है। एक कोटा सेट होता है कि किसी कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने वोट्स चाहिए। पहले प्रेफरेंस वोट्स काउंट होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट कोटा से ज्यादा ल तो वो इलेक्ट हो जाता है। बचे हुए वोट्स दूसरे कैंडिडेट्स को ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस पर। प्रोसेस टैब तक चलता है जब तक सब सीट्स फिल नहीं हो जाती। फीचर्स। वोटर की असली प्रेफरेंस दिखाई जाती है। वोट्स वेस्ट नहीं होते। वोटर एंगेजमेंट बढ़ता है। एग्जाम्पल्स, आयरलैंड, माल्टा और ऑस्ट्रेलिया के सेनेट इलेक्शंस में उस होता है। इंडिया में राज्यसभा और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी उस होता है, मॉडिफाइड वर्जन के साथ। फायदे। रिप्रेजेंटेशन ज्यादा फेयर होती है। माइनॉरिटीज को भी वॉइस मिलता है। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। नुकसान। काउंटिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है। वोटर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। लार्ज स्केल इलेक्शंस में इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। कंक्लूजन। वन पार्टी सिस्टम और एसटीवी सिस्टम दोनों पॉलिटिकल प्रोसेस के अलग अलग पहलू को दिखाते हैं। एक तरफ रिस्ट्रिक्शन और सेंट्रलाइज्ड पावर है, दूसरी तरफ ज्यादा फेयर और डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों को समझने से हमें अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स का कंपैरेटिव व्यू मिलता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।